Assalamu alaikum students. Hopefully you will be fine, feeling well, enjoying life, enjoying the previous lectures, enjoying the physics. होप सो आपको जो कुछ अभी तक लेक्चर्स क्लियर हो गए होंगे जो मैंने पढ़ाए हैं, जितनी कोशिश हो चुकी है, हेल्प की चुकी है, हर एक पॉइंट समझ आ चुका है, हर टॉपिक को, हर चैप्टर को उस तरतीब के साथ करवाया गया है जिस मेथड से जो बेहतर लगा है मुझे। अब चैप्टर नंबर 15 अल्टरनेटिंग करंट हम लास्ट लेक्चर्स में स्टार्ट कर चुके थे। हमने काफ़ी कुछ सीखा इससे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। उनमें अगर हम सर्किट यूज़ कर ले, हमने उसमें रेजिस्टर यूज़ किया, कैपेसिटर यूज़ किया, इंडक्टर यूज़ किया, उनके केसेस हमने देखे, उनके फेजेस हमने देखे, लैग, लीडिंग, ये सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट एसी में 50% तक मीन्स आपको ओके हो चुका होगा। इसमें जो भी मतलब इसमें क्वांटिटीज़ है, जो ऑप्शंस है, जो मटेरियल है। लास्ट चैप्टर टॉपिक्स हमने पढ़े थे इंडक्टर के बारे में कि अगर हम इंडक्टर को कनेक्ट कर ले एसी के साथ, कैपेसिटर को कनेक्ट कर ले एसी के साथ, या रेजिस्टर को कनेक्ट कर ले, तो उनके इक्वेशंस भी हमने देखे, उनके फेजर डायग्राम हमने देखे, उनके साइनोसाइडल वेव हमने देखे, फेज लैग, फेज लीड देखे, पावर डिसिपेशन उनका देखा, उनका रिलेशन देखा। हमने ये भी देखा कि जो रेजिस्टर है, रेजिस्टर्स हमारे पास क्या है, रेजिस्टर में पावर डिसिपेशन था जो हम मालूम कर चुके थे कि आरएमएस ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय आरएमएस ऑफ करंट मीन्स उसमें पावर डिसिपेशन था। लेकिन जब हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस को देखा, इंडक्टिव रिएक्टेंस को देखा, हमें ये पता चला कि उसमें पावर डिसिपेशन ज़ीरो होता है। वो भी हमने चेक कर लिया। तो अब आते हैं उसके बाद इम्पीडेंस के बारे में। इम्पीडेंस हमारे पास, सबसे पहले इम्पीडेंस को हम ज़ाहिर करते हैं Z से। इसको हम लिखते हैं ओहम में। ओहम आ गया, आपने समझना है कि रेजिस्टेंस। ओहम आ गया, आपने समझना है कि ये भी अपोजिशन के बारे में बात कर रहा है, किसी चीज़ को रोकने की बात कर रहा है, रेजिस्ट करने की बात कर रहा है। इतना बंदे को समझ आ जाता है। इम्पीडेंस हमारे पास क्या है। अब जैसे कि हमने रेजिस्टर देखा, रेजिस्टर में हमने ये कहा कि रेजिस्टर में एक चीज़ है जो इसको अपोज करता है, करंट को रोकने की कोशिश करता है, उसके फ्लो को अपोज करता है। उसको हमने नाम दिया था किस चीज़ का, रेजिस्टेंस का। हमने उसका नाम दिया था रेजिस्टेंस। फिर हमने ये कहा कि जब हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया है, अगर हमारे पास कोई भी एक कैपेसिटर हो तो कैपेसिटर में भी जो है करंट के फ्लो को अपोज किया जाता है, उसको रोकने की कोशिश की जाती है। वो क्या चीज़ है जो कैपेसिटर में अपोजिशन का काम करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, वो भी हमने पढ़ा था। वो था हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस था हमारे पास। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास जो इंडक्टर है, जो हमारे पास इंडक्टर है L, उसमें भी एक पॉइंट है, एक चीज़ है जो इसमें फ्लो को अपोज करता है, रोकने की कोशिश करता है, रेजिस्ट करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। इस केस में हमने इसको नाम दिया था कैपेसिटिव रिएक्टेंस था। ये हमारे पास क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है हमारे पास XL। इम्पीडेंस का ये मतलब है कि अगर हम इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट देखें, इन तीनों को हम एक साथ देखें, इन तीनों को एक साथ देखना, यहाँ पर हमें कोई भी एक AC सोर्स दिया है। इम्पीडेंस का मतलब ये है कि रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट देखना, एक साथ इनको देखना। एक तो ये रेजिस्टर को हम अलग देखते हैं, करते हैं, कैपेसिटर अलग है, इंडक्टर अलग। अगर इन तीनों को हम एक साथ यूज कर ले, फिर इन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, इन तीनों पे एक साथ जो एक चीज अपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा, अपोजिशन करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, उस चीज को हम कहते हैं इम्पीडेंस। कि कंबाइंड इफेक्ट में जब अपोजिशन होगी उसको हम कहते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को हम जाहिर करते हैं Z से।
इम्पीडेंस का जो हमारे पास फार्मूला है वो है सिंपल V अपॉन I के रेशियो में हम इसको लिखते हैं इम्पीडेंस को। अब ये जो सर्किट है कि इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट देना, जो वोल्टेज यहाँ पर हम AC अप्लाई करते हैं तो इन पूरे सर्किट में पूरा टोटल वोल्टेज V होगा। अगर हम IR सिर्फ R के अक्रॉस वोल्टेज देके तो वो VR होगा। अगर कैपेसिटर के अक्रॉस हम वोल्टेज देके तो वो VC होगा। अगर इंडक्टर के अक्रॉस हम वोल्टेज देके तो वो VL होगा। अब इस सर्किट हम तीन चीजें यूज कर रहे हैं, RLC, R रेजिस्टेंस, L इंडक्टर, C कैपेसिटर। इसलिए इस सर्किट को हम क्या कहते हैं, RLC सर्किट। दूसरा पॉइंट, इन तीनों चीजों को हमने एक ही लाइन में लगाया है, सीरीज कनेक्शन में लगाया है, इसलिए इसको RLC सीरीज सर्किट भी कहा जाता है। तो अब इसमें हम इम्पीडेंस देखते हैं। अगर इसी RLC सर्किट को हम फेजर डायग्राम में देखें तो हम किस तरह देखते हैं कि अब अगर हम फर्स्ट करें इंडक्टर की बात करते हैं। इंडक्टर में हमें पता है कि वोल्टेज लीड कर रहा होता है, करंट लैग कर रहा होता है। कैपेसिटर हम पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर में वोल्टेज लैग कर रहा होता है, करंट लीड कर रहा होता है। इसी तरह अगर हम रेजिस्टेंस देखें, रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज होते हैं। वोल्टेज और जो करंट है वो दोनों हमारे पास इन फेज होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब यहां पर करंट को मैंने एक ही लाइन में ड्रा किया, न इसके साथ न इसके साथ। एक पॉइंट ये है हमारे पास कि अगर इस विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट हम देखें कि हम कह रहे हैं कि कैपेसिटर में वोल्टेज लैग कर रहा है तो वो लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है तो करंट इससे आगे है। आप इस पॉइंट तो मीन्स एक इमेजिनेशन से आप इसको सीख ले। अब इंडक्टर है, इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। रेजिस्टर में दोनों इन फेज है। आप इसको इस पॉइंट में भी इस तरह भी आप इसको समझ सकते हैं। या दूसरा पॉइंट, करंट को एक लाइन में लिखना फेजर डायग्राम में, वो क्यों? क्योंकि ये है हमारे पास सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में हमारे पास जो करंट है वो हम पढ़ चुके हैं, करंट सेम होता है तो हम उसको एक ही लाइन में लिख रहे हैं, एक ही आई लिख रहे हैं, ये भी इसका रीजन है। तो ये था हमारे पास सीरीज सर्किट और फेजर डायग्राम। इसी फेजर डायग्राम को हम एक और तरीके से लिखते हैं बाय वेक्टर। हमने ये कहा कि ये जो VR है ये हमारे पास अक्रॉस रेजिस्टर, करंट अक्रॉस रेजिस्टर इन फेज है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर में लीड कर रहा है, VC अक्रॉस कैपेसिटर वोल्टेज लैग कर रहा है। यहाँ पर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं इक्वेशन को। अब देखिए ये लीड कर रहा है, ज्यादा है, ये लैग कर रहा है नेगेटिव में, तो हम इसको VL माइनस VC लिख सकते हैं। ये पूरा कैपेसिटर, ये जो है रेजिस्टर के लिए इन फेज जो है VR हमें पता है IR के इक्वल है। ये वेक्टर जाहिर करें जो ऐसी सोर्स देखकर इसमें जो करंट फ्लो होगा जिससे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलता है, तो लाज़मी बात है जब आप इसको सोर्स देंगे तो वोल्टेज इसमें सप्लाई होगा। वोल्टेज सीरीज है, हर पॉइंट पे वोल्टेज डिवाइड होगा तो वोल्टेज में चेंज आता है। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं इम्पीडेंस को, तो इम्पीडेंस V अपॉन I के इक्वल है। अगर यहाँ पर आपने वोल्टेज लिखना है तो I डिवाइड हो रहा है, इस तरह अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू ZI हमें इक्वेशन मिलेगा। तो V इज इक्वल टू ZI हमें इक्वेशन मिला है। इसी तरह VL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, V इज इक्वल टू IR। I इंडक्टर के केस में R रेजिस्टेंस का काम क्या करता है, पोजीशन का, XL करता है। VC, V मीन्स IR, यहाँ पर कैपेसिटर के टाइम में रेजिस्टेंस का काम करता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। I के साथ हमने कुछ ABCRLC क्वेश्चन लिखा, क्यों? क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है, इसमें करंट सेम जाता है। दूसरा पॉइंट, इन दोनों में करंट सेम है तो कॉमन ले गए, XL माइनस XC हमारे पास
आ गया है। अब इसको देखकर हम इक्वेशन मालूम करते हैं इम्पीडेंस के लिए। यहाँ तक उम्मीद है आपको इम्पीडेंस के बारे में काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। अब इम्पीडेंस के बारे में हम इस ग्राफ से हम देखते हैं। एक तो ये सबसे आसान मेथड है, हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। एक ये है कि अगर हम ना कर ले तो हम रूट मीन स्क्वायर में लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि टोटल वोल्टेज V जा रहा है, एक वोल्टेज है VR, दूसरा वोल्टेज है VL माइनस VC। तो इन तीनों वोल्टेजेस को अगर हम स्क्वायर में लिख ले, जैसे हमने पढ़ा था स्क्वायर में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यूज हमें मिलेंगी। या अगर हम इसका स्क्वायर में अगर ख़त्म करना चाहे तो हम रूट लेना चाहे तो उसको रूट मीन स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। या वो कंसेप्ट और मैच नहीं कर पा रहा तो आप पाइथागोरस थ्योरम इस डायग्राम से बहुत इजीली आप यूज़ कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर हमारे पास। अब इस डायग्राम को देखकर मैं ड्रॉ करता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ये इनके दरमियान जो एंगल है एंगल होता है फाई, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, फिर हमारे पास है बेस का स्क्वायर, फिर हमारे पास है VL माइनस VC परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये पॉइंट है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारे पास सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है। अब यहाँ पर अब सिंपल V स्क्वायर इज इक्वल टू, हम स्क्वायर को ख़त्म जब भी करते हैं तो हमें दोनों साइड पे क्या लगाना होगा, अंडर रूट लगाना होगा। तो ये है दोनों साइड पर स्क्वायर रूट या अंडर रूट। इससे क्या होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर V रह गए। V स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे I स्क्वायर R स्क्वायर, या इसको हम IZ भी लिख सकते हैं क्योंकि हम इम्पीडेंस की बात कर रहे हैं। VL हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, ये VL माइनस VC डायरेक्ट हम जगह इसको हम डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हम कर चुके हैं ये स्टेप ऑलरेडी। तो इसकी जगह हम पुट करते हैं IXL माइनस XC का स्क्वायर और अंडर रूट। अब V इज इक्वल टू, ये भी I है तो इसको भी आप IZ कर ले क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इम्पीडेंस के बारे में। अब ये I है, ये स्क्वायर इसका भी है, इसका भी है, तो इसमें जब स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर इसका भी होगा। ये स्टेप को आप यहाँ पर समझ ले, इन दोनों पॉइंट्स पे जब स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर इसके साथ तो होगा, I का तो भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो इसलिए हम I के ऊपर भी स्क्वायर लिखते हैं। अब I स्क्वायर जब बाहर जाएगा तो ये सिर्फ I से रह जाएगा क्योंकि स्क्वायर इन दोनों का वो रूट से कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट में हमारे पास रह गए R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं इम्पीडेंस के लिए। इम्पीडेंस इक्वल है V अपॉन I के इक्वल। V की जगह हम पुट करते हैं IZ, इसको V अपॉन I भी लिखते हैं, VZ अपॉन IZ भी लिख सकते हैं। ऐसा ना हो फिर आप समझे कि यहाँ पर I है यहाँ पर IZ है, कैसे कैंसिल हो रहा है, इसलिए। तो ये है I R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ये हमने V की जगह पर ये वैल्यू पुट की, डिवाइडेड बाई IZ एज इट इज। इससे क्या होगा, I और I कैंसिल हो जाएगा। Z हमारे पास क्या है, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC भी लिख सकते हैं, या अगर मजीद करना है इनकी जगह आप सिर्फ इनकी वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं, सिंपल इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या जो रिएक्टेंसेस है उसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं। इंडक्टर में ओमेगा C था, कैपेसिटिव के केस में 1 अपॉन ओमेगा C, तो वो भी आप लिख सकते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता। तो ये है हमारे पास सिंपल इक्वेशन इम्पीडेंस के बारे में। इसके बाद देखते हैं AC थ्रू RC सीरीज सर्किट। कि अगर हमारे पास AC कनेक्टेड हो किस चीज के साथ, RC, R मीन्स रेजिस्टेंस, C मीन्स कैपेसिटर। कि अगर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के साथ
हम AC कनेक्ट कर ले, जिसको RC सीरीज सर्किट भी कहा जाता है। अब इस सर्किट में सिर्फ दो चीजें हैं, एक है रेजिस्टर और एक है हमारे पास कैपेसिटर। तो जो वोल्टेज अक्रॉस टोटल वोल्टेज इसमें जब जाएगा तो वो V होगा, R के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो VR होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो VC होगा। ये सिंपल हमारे पास सर्किट है कि AC थ्रू RC सीरीज सर्किट। इसी चीज को हम फेजर डायग्राम में देखते हैं, ये ऑलरेडी मैं ड्रा कर चुका हूं। अब हम बात कर रहे रेजिस्टर और कैपेसिटर की। रेजिस्टर के केस में हमें पता है कि जो वोल्टेज और जो हमारे पास करंट है वो है हमारे पास इन फेज। फेजर डायग्राम आपको समझ आ गया होगा, हम काफी बेहतर जानते हैं, 2-3 लेक्चरों से हम पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद है कैपेसिटर। कैपेसिटर में हमें ये भी पता है कि करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है, ये भी हमने पढ़ा। फिर हमने जब सोर्स देते हैं तो इसको हम टोटल वोल्टेज V जब चेक करते हैं तब इस टोटल V में इनके कंबाइंड इफेक्ट में वो चीज जो अपोजिशन करता है इसको रेजिस्टेंस का काम करता है, जिसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर, आर का काम यहाँ पर Z कर रहा है तो V इज इक्वल टू आई Z होगा। अब यह हमारे पास सिंपल केस है। अब इस केस को देखकर हम बिल्कुल वही स्टेप्स करेंगे जो हमने इम्पीडेंस में किया है, कि इस केस में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ले तो क्या होगा हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। अब इनके दरमियान एंगल भी है। एंगल मींस हम एंगल को सिंपल लिखते हैं, फाई में लिखो आप, थीटा में लिखो आप, वो आप पे डिपेंड करता है, वो मर्जी है आपको। जैसे कि पर अगर हम एंगल देखें तो वो फाई होगा। अब यहाँ पर हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सिंपल फार्मूला है। अब वही स्टेप्स जैसे कि यहाँ पर है कि अगर हम स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट डालते हैं, जिससे हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, V इज इक्वल टू V की जगह VR की जगह हम V की जगह हम IR पुट करते, स्क्वायर है तो इनके ऊपर स्क्वायर होगा। VC मींस कैपेसिटेंस, कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है VC, तो कैपेसिटर के लिए V हमारे पास IR के इक्वल होता है I। इस केस में हम R की जगह क्या पुट करते हैं, XC पुट करते हैं, वो देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये पॉइंट, ये रूट एज इट इज। अब V इज इक्वल टू I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर। जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है आप XC भी लिख सकते हो, या आप इसकी जगह वैल्यू पुट कर लो 1/ωc। आप इसको इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो, या मजीद अगर आपने करना है I स्क्वायर अगर बाहर जाएगा तो सिंपल I हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर और रूट उससे कैंसिल हो जाएगा। मजीद हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में अगर आप इस तरह कर लो तो I स्क्वायर आप कॉमन भी ले सकते हो। कॉमन का ये मतलब है कि एक बार लिखना, जब एक बार लिखोगे तो वो स्क्वायर और रूट कट कर भी ये बाहर चला जाएगा। डायरेक्ट समझ आ रहा है तो भी अच्छी बात है। अब I बाहर निकल गया तो यहाँ पर बच गए R स्क्वायर प्लस 1/ωc भी लिख सकते हैं, हमें पता है ओमेगा 2πf के इक्वल है, तो 2πfc भी इसकी जगह हम लिख सकते हैं। अभी हमारे पास सिंपल वोल्टेज आया है, उसी स्टेप्स को देखकर हमने इसको पुट किया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम उसी तरह इम्पीडेंस लेते हैं। इम्पीडेंस होना V/I के इक्वल है। V/V हमारे पास क्या है, ये है, तो V की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं R स्क्वायर प्लस 1/2πf C का स्क्वायर डिवाइडेड बाय V की जगह हमने ये पुट किया, I की जगह I एज इट इज। इससे क्या होगा कि ये जो I और I है ये कट जाएंगे, हमारे पास इम्पीडेंस क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस 1/2πf C स्क्वायर, या हम इसको ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये सिंपल फार्मूला है हमारे पास इम्पीडेंस के लिए। इन केस ऑफ RC सीरीज सर्किट के अगर RC को हम सीरीज में यूज करते हैं तो हमारे पास वोल्टेज, करंट, एम्पीडेंस ये हम चेक कर चुके हैं। अब इसी को देखकर हम एक पॉइंट और मालूम करते हैं, फाई एंगल।
एंगल को मालूम करने के लिए आपने काफ़ी बेहतर पढ़ा होगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं टेंजेंट, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टेंजेंट। और टेंजेंट इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये सी है, ये आर है। तो वही दो चीज़ें इसमें आ रहे हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास tan हमारे पास क्या है, ये इक्वल है tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर ये है, बेस क्या है वी आर, tan फाई। हमें फाई चाहिए, tan जब इस तरफ आता है तो tan इनवर्स बन जाता है। v की जगह आई एक्स सी, v की जगह आई आर, जिससे आई और आई कैंसल। फाई हमारे पास क्या आ गया tan इनवर्स एक्स सी की जगह हम क्या पुट करते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी और आर एज इट इज। ये हमारे पास सिंपल इसके लिए क्या है एंगल। मजीद करना है तो ओमेगा की जगह हम 2 पाई एफ भी पुट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास AC थ्रू आर एल सीरीज सर्किट। आर एल सीरीज सर्किट, आर एल सीरीज सर्किट, AC थ्रू आर एल सीरीज सर्किट। ये सिंपल हमने सर्किट ड्रा कर लिया है। उसी तरह जब टोटल वोल्टेज हमारे पास क्या होगा सर्किट में V होगा, अगर हमने अक्रॉस R होगा तो वो VR होगा, अक्रॉस L होगा तो वो VL होगा। इसी तरह इसी सर्किट को जब हम फेजर डायग्राम में देखते हैं, हमें पता है कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड कर रहा होता है और जो करंट है हमारे पास वो लैग कर रहा होता है। इसी तरह हमने पढ़ा रेजिस्टर के केस में कि वोल्टेज करंट दोनों इन फेज हमारे पास होते हैं। तो फेजर डायग्राम और ये सर्किट हम बार बार देख रहे हैं, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसी तरह हमने ये देखा कि हम जब अप्लाई करते हैं AC तो टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर होगा। R की जगह यहाँ पर हम पढ़ते हैं इम्पीडेंस, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों पे कंबाइंड इफेक्ट पे जो एक चीज़ है जो इन दोनों को अपोज करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, वो हमारे पास होता है इम्पीडेंस। तो इसकी जगह हम V इज इक्वल टू आई आर की जगह Z पुट करते हैं। बिल्कुल वही स्टेप्स कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर देखकर हमने मालूम करना है, सबसे पहले हमें पता है कि हम पाइथागोरस थ्योरम लेते हैं, तो इसको देखकर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर VL परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सिंपल हाइपोटेन्यूस थ्योरम। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम रूट लेते हैं, रूट से ये कट जाएगा तो V इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। फिर हमें ये भी पढ़ा कि V इज इक्वल टू आई स्क्वायर R स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, V इज इक्वल टू आई स्क्वायर XL का स्क्वायर, V इज इक्वल टू आई आर। इंडक्टर के केस में R का काम XL करता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब वही स्टेप्स चल रहे हैं हम यहाँ पर फिर आई स्क्वायर। अब ये स्टेप अगर यहाँ पर किसी को समझ नहीं आए कि आई स्क्वायर को हमने कैसे बाहर निकाला, तो आप यहाँ पर भी देख सकते। देखो आई स्क्वायर एक जैसे है तो इसको हमने कॉमन निकाला, क्या बच गए R स्क्वायर प्लस X की जगह कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस हमें पता है कि वो ओमेगा C के इक्वल है, तो इसकी जगह ओमेगा C का स्क्वायर ऑल अंडर रूट एज इट इज। V इज इक्वल टू, अब ये रूट ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो रूट है ये इसका भी है इसका भी है। इस रूट को जब इसको देंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस ओमेगा C का स्क्वायर। ये आई स्क्वायर को जब रूट देंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर सिर्फ और सिर्फ आई रह जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर ओमेगा हम लिख चुके हैं, ओमेगा की जगह हम 2 पाई एफ सी बी लिख सकते हैं। उसी पॉइंट के बाद दोबारा हम क्या करते हैं, इम्पीडेंस पुट करते हैं। इम्पीडेंस V अपॉन आई के इक्वल है, V हमें पता है, हम मालूम कर चुके हैं, आई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ सी का
स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई एज इट इज़, जिससे आई और आई कट जाएंगे, हमारे पास इम्पीडेंस आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2πfc का स्क्वायर। ये है हमारे पास इम्पीडेंस इन केस ऑफ AC थ्रू RL सीरीज सर्किट में। इसी तरह इसमें भी हम एंगल फाइंड करते हैं, सेम वही स्टेप्स है। एंगल के लिए हमारे पास क्या है, tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या होगा VL अपॉन VR। हमें फाई चाहिए तो tan जब इस तरफ आता है तो वो बन जाता है tan इनवर्स। V की जगह हम पुट करते हैं IR, इस केस में R का काम इंडक्टिव रिएक्टेंस करता है, V की जगह IR, जिससे क्या होगा कि I और I कट जाएंगे, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा tan phi x। L की जगह हम पुट करते हैं X, इंडक्टिव रिएक्टेंस हम पढ़ चुके हैं, हमारे पास आया ओमेगा C अपॉन R, तो ये है हमारे पास फाई एंगल। या फिर मज़ीद अगर करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि ओमेगा की जगह हम 2πf भी पुट कर सकते हैं C अपॉन R एज इट इज़। ये भी हमारे पास इक्वेशन है फाई के लिए। लास्ट टॉपिक देखते हैं इस लेक्चर में, पावर इन एन AC सर्किट। AC सर्किट में पावर क्या होगा, पावर का क्या होगा, पावर डिसिपेशन क्या होगा, वो हमने देखना है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमने ये कहा कि जो रेजिस्टर है, रेजिस्टर के केस में, कि जो रेजिस्टर के केस में पावर डिसिपेशन है वो होती है, जो हम मालूम कर चुके थे, P इज इक्वल टू एवरेज ऑफ P इज इक्वल टू VRMS डॉट IRMS, द प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर करंट इज कॉल्ड पावर डिसिपेशन या एवरेज पावर इन रेजिस्टर। फिर हमने जब कैपेसिटर और इंडक्टर की बात किया था तो हमें दोनों केसेस में जो पावर डिसिपेशन था वो ज़ीरो मिला था। आप लास्ट लेक्चर में इसको डिटेल से कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ज़ीरो कैसे आया है। तो इन केस में तो पावर डिसिपेशन है ही नहीं, रेजिस्टेंस के केस में पावर डिसिपेशन है, तो इसलिए यहाँ पर हम लेंगे पावर लॉस या पावर डिसिपेशन I स्क्वायर R के बराबर होता है, ये भी हम कर चुके हैं। तो रेजिस्टेंस के केस में है, इसलिए हमने ये फार्मूला लिया है अक्रॉस R के लिए, रेजिस्टेंस के लिए। जब इसमें एक और पॉइंट ये है कि जब हम कैपेसिटर की बात करते थे तो हमने ये कहा कि कैपेसिटर वो डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है। चार्ज स्टोर करता है किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। किस एनर्जी के फॉर्म में? कैपेसिटर स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इंडक्टर स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में। कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करेगा, जो चार्ज स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, विच एनर्जी, वो हम पढ़ चुके थे कि कैपेसिटर के केस में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी थी, इंडक्टर के केस में हमारे पास वो थी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। हम रिसेंटली ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कर चुके थे लास्ट चैप्टर के एंड में, आप लेक्चर को डिटेल से वहाँ देख सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टोर, हमने सिर्फ इन केस ऑफ थॉर्डन को डिफाइन किया है। तो मकसद बताने का कि पावर इसमें क्या है। अब पावर चूंकि इन दोनों में तो पावर डिसिपेशन है ही नहीं, हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। रेजिस्टेंस में पावर है हमारे पास, पावर डिसिपेशन या पावर लॉस, तो वो हमारे पास ये है। तो अब इसको देखकर हम सिंपल एक इक्वेशन फाइंड करेंगे पावर के बारे में। ये डायग्राम हम बार बार देख रहे हैं, फेजर डायग्राम, कि हमारे पास इन केस ऑफ रेजिस्टर वोल्टेज करंट इज इन फेज, इन केस ऑफ रेजिस्टर हो गया, इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज लीड्स द करंट, करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है। इन केस ऑफ कैपेसिटर हमने ये पढ़ा कि वोल्टेज लैग करता है और करंट लीड करता है। ये फेजर डायग्राम, इसी फेजर डायग्राम को हमने बायोवेक्टर ड्रा किया कि किसी भी सर्किट में जब RLC सर्किट हो, ये बिल्कुल RLC सर्किट वाला डायग्राम है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसमें वोल्टेज करंट इन फेज है, इंडक्टर लीड करता है वोल्टेज, कैपेसिटर लैग करता है वोल्टेज, और यहाँ पर वोल्टेज
जो इंडक्टर में है वो लीड कर रहा है, ज़्यादा है, लैग कर रहा है, पीछे है, तो हम माइनस में लिख देते। इनके दरमियान जो वोल्टेज आप अप्लाई करते हो उनके अक्रॉस जो एंगल है वो फाई है। ये सब कुछ हम ओवरऑल कर चुके हैं इस लेक्चर के दौरान। मकसद बताने का पावर निकालना है। अब यहाँ पर आई स्क्वायर आर है, ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर, और अगर हमें I चाहिए तो V अपॉन आई होगा, क्योंकि I इस तरफ आकर डिवाइड होगा। तो इस R की जगह हम V अपॉन आई पुट करते हैं, जिससे क्या होगा कि एक I कट जाएगा, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा P इज इक्वल टू आई वी। ये इक्वेशन हमारे पास बना P इज इक्वल टू आई वी। अब इससे हमने मजीद क्या करना है, P इज इक्वल टू आई वी से इसमें मजीद हमने क्या पुट करना है। अब इसको देखकर हम इस डायग्राम में एंगल देखते हैं, फाई देखते हैं। चूंकि हमने कहा कि रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज एंड आई जो है इन फेज होते हैं, या फिर यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये है कि V और I जो है वो इन फेज है। इन फेज का मतलब है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो हम थीटा लेते हैं 0। थीटा या 0 कब मैक्सिमम होता है, ये cos 0 पे ये मैक्सिमम होता है। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है, इसे थोड़ा आपको आइडिया हुआ होगा कि हम यहाँ पर एंगल के लिए cos देते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे, हम बात कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में, वोल्टेज करंट मींस पावर के बारे में। ना ही हमारे पास इंडक्टर से हमने लेना देना है, ना ही कैपेसिटर से, क्योंकि इनमें तो पावर डिसिपेशन ही 0 है। तो हमारे काम है वी आर से और वी से। इसको देखकर वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो अप्लाई हो सकता है। कॉस थीटा, कॉस किस चीज के इक्वल है, कॉस पर बेस अपॉन एपोटिनस के इक्वल है, बेस अपॉन एपोटिनस, बेस अपॉन एपोटिनस, बेस अपॉन एपोटिनस। तो यहाँ पर जो हम एंगल देते हैं उस एंगल को हम क्या लेंगे, कॉस। हम यहाँ पर इसके लिए एंगल लेंगे। अब यहाँ पर हम एंगल देखते हैं कि एंगल हमारे पास क्या है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं अक्रॉस रेजिस्टर, तो V के साथ हम स्मॉल r लिख सकते हैं। अक्रॉस रेजिस्टर V की जगह हम स्मॉल r लिख सकते हैं। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। अगर हमें वी आर चाहिए, क्योंकि हम इसको इधर पुट कर सकते हैं, वी डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी आर इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। एंगल को हम फाई लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर फाई पुट लो, इससे कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। तो पावर इज इक्वल टू आई, वी आर की जगह हम पुट करते हैं वी कॉस ऑफ फाई। इसको आई वी कॉस फाई भी लिख सकते हैं, वी आई कॉस फाई भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास वी आई कॉस फाई। ये है हमारे पास इस पावर इन एन एसी सर्किट में। एसी सर्किट में पावर क्या होता है, एसी सर्किट में एसी। दूसरा पॉइंट इसमें हमारे पास ये है कि वो कौन सा फाई है, वो कौन सा एंगल है जिस पे ये मैक्सिमम होगा। लाजी बात है 0 डिग्री, अगर 0 पुट करेंगे cos 0 1 है, तो हमारे पास आंसर वी पी इज इक्वल टू वी आई आ जाएगा, जो कि मैक्सिमम पावर आपके पास है। तो इसका ये मतलब है कि 0 पे इन केस ऑफ रेजिस्टर एंगल जब भी 0 हो, जो पावर डिसिपेशन होगा वो हमारे पास मैक्सिमम होगा। अब हम बढ़ रहे हैं इन केस ऑफ रेजिस्टर। इन केस ऑफ रेजिस्टर हमारे पास वी आई कॉस फाई। इन केस ऑफ रेजिस्टर जो हमारे पास पावर डिसिपेशन है, जो पावर डिसिपेशन है इन केस ऑफ रेजिस्टर, इसको हम कहते हैं ट्रू पावर, या इसको हम कहते हैं रियल पावर। इन केस ऑफ अगर हम इम्पीडेंस की बात करते हैं, जिसमें हम कंबाइंड इफेक्ट की बात करते हैं, उस केस में जो हमारे पास पावर डिसिपेशन होगा उसको हम कहते हैं, उसको फिर हम कहते हैं अपेरेंट पावर। एक और पॉइंट है इसमें, उसको हम कहते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर हमारे पास क्या है,
इट इज़ द रेशियो ऑफ ट्रू पावर एंड अपेरेंट पावर। ट्रू पावर डिवाइडेड बाय अपेरेंट पावर को हम पावर फैक्टर कहते हैं। इसको पावर फैक्टर भी लिख सकते हैं, पीएफ भी हम लिख सकते हैं। इसको ट्रू पावर भी कहते हैं और इसको हम रियल पावर भी कहते हैं। ट्रू पावर हमारे पास क्या है रेजिस्टर के केस में, और वो ट्रू पावर वी आई कॉस फाई के इक्वल आया है, तो उसकी जगह हम लिखते हैं वी आई कॉस फाई। अपेरेंट पावर इम्पिडेंस में पावर आम खास जो अपेरेंट पावर है वो सिंपल किस चीज़ के इक्वल है, वी आई के इक्वल है, जिससे क्या होगा जिससे क्या होगा कि वी आई और वी आई कैंसल, वी आई जब कट जाएगा तो हमारे पास पावर फैक्टर आया है कॉस फाई। तो जो पावर फैक्टर है वो कॉस फाई के इक्वल होता है। ये था हमारे पास लेक्चर आज का। आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। उम्मीद है कि आपका बहुत कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा एसी के बारे में, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इनके फेजेस के बारे में, इनके फेजर डायग्राम के बारे में, इनके इक्वेशंस, इनके रिएक्टेंसेस, इनके रेजिस्टेंसेस, इनके सर्किट्स। तो इम्पीडेंस हमारे पास क्या था कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, इन सब का कंबाइंड इफेक्ट को तीनों को देखकर जो चीज़ अपोज करता है वो क्या होगा, वो इम्पीडेंस होगा। इसको हम Z से ज़ाहिर करते हैं, इसको हम ओहम में लिखते हैं। ये भी V अपॉन I के ही इक्वल होता है, जैसे R V अपॉन I के इक्वल होता है। इम्पीडेंस में तीनों चीज़ हम यूज़ करते हैं। तो ये डायग्राम हम कर चुके हैं, इस डायग्राम को यहाँ पर फिर मैं रिवाइज करवा चुका हूँ। इसके बाद हमने AC थ्रू RC सीरीज सर्किट पढ़ा कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सीरीज सर्किट में हो तब उसका सर्किट, फेजर डायग्राम, इम्पीडेंस और एंगल क्या होगा। इसी तरह हमने फिर देखा RL मींस रेजिस्टर और इंडक्टर के दौरान अगर सीरीज सर्किट, उनका फेजर डायग्राम, उनका इम्पीडेंस, उनका फाई एंगल वो क्या होगा। फिर हमने देखा पावर इन AC सर्किट। अब AC सर्किट में हमने ये भी देखा कि जब इंडक्टर की हमने बात की, कैपेसिटर की बात की लास्ट लेक्चर में, तो इसमें जो पावर डिसिपेशन था वो तो है था ही ज़ीरो, तो बच गए रेजिस्टर में हमारे पास पावर डिसिपेशन था। तो हम पावर लिखते हैं किस चीज़ में, रेजिस्टर के अक्रॉस अगर पावर हम देखें किसी भी सर्किट में, AC सर्किट में, तो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आया था, P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। अब नहीं फिर ये कहा कि अगर फाई ज़ीरो हो उस टाइम ये मैक्सिमम होगा। जब रेजिस्टर की हम बात करते हैं पावर डिसिपेशन की रेजिस्टर में, इसको ट्रू पावर, रियल पावर कहते हैं। और अगर हम इम्पीडेंस की बात करें उसमें जो पावर डिसिपेशन होगा उसको हम अपेरेंट पावर कहते हैं। इसमें एक और पॉइंट है लास्ट, पावर फैक्टर। जो ट्रू पावर या रियल पावर और अपेरेंट पावर का जो रेशियो है उसको हम कहते हैं पावर फैक्टर, जो के है कॉस फाई के इक्वल है। तो उम्मीद रखता हूँ आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा AC के बारे में, इनका सर्किट्स के बारे में, इनका डायग्राम्स के बारे में, इन साइनोसाइडल वेव्स के बारे में, इन साइकिल्स के बारे में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़।